नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम मानव श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, श्वसन प्रक्रिया तो कोई भी सजीव है उसे ऊर्जा की आवश्यकता होती है कार्य करने के लिए, और वह ऊर्जा उसे किससे मिलती है? भोजन से। भोजन से जो भोजन है वो किसमें बदलता है? हर जो जितने भी सजीव है वो सारे के सारे सजीव भोजन को किसमें बदल लेते हैं भाई? C6H12O6 ग्लूकोज में बदलते हैं। और ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होकर विखंडन होना। और विखंडन होता है तो ग्लूकोज किसमें बदलता है भाई? ग्लूकोज बदलता है CO2 H2O और ऊर्जा किसके रूप में हमें जो सजीवों को मिलती है वो किसके रूप में मिलती है? ATP के रूप में मिलती है। तो होना, विखंडन होना और शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, शरीर को क्या देना? ऊर्जा प्रदान करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है भाई? श्वसन कहलाती है। अब देखो श्वसन क्या है भाई? एक रासायनिक प्रक्रिया है। श्वसन क्या है? रासायनिक प्रक्रिया। अब देखिए मैं आपको बता देता हूं कि श्वसन, ये तो है नहीं कि भाई 1 मिनट में श्वसन हो गया। तो देखिए हम श्वसन अंग के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए मानव श्वसन अंगों में नाक, मुख, ग्रसनी, लैरिक्स, श्वास नली, फुफ्फुस यानी कि फेफड़े। फिर देखो श्वास नली 2 भागों में बढ़ जाती है। 2 भागों में बढ़ने के बाद में प्राथमिक श्वसनिका, द्वितीय श्वसनी, फिर तृतीय श्वसनी, और फिर लास्ट में एक संरचना से जुड़ी रहती है जिसे क्या बोलते हैं अपन? कुपिका। और देखो यह फसलियों से ढकी रहती है। अब देखिए श्वसन मांसपेशी, एक है डायाफ्राम यानी कि मध्य पट। अब देखो हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले श्वास हम किससे लेते हैं भाई? नाक से। तो नाक को क्या बोलते हैं अपन? प्राथमिक श्वसन अंग। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है, निम्न में से प्राथमिक श्वसन अंग है। तो प्राथमिक श्वसन अंग क्या है? नाक। और नाक 2 छिद्र होते हैं नाक में, और दोनों छिद्र एक उपास्थि से पृथक रहते हैं। किससे पृथक रहते हैं? उपास्थि से। और उस उपास्थि का नाम है हाइलिन। उपास्थि से क्या रहते हैं? उपास्थि से पृथक रहते हैं, यानी कि अलग अलग रहते हैं। अब देखो ये जो छिद्र है, इन छिद्रों में एक तो पाया जाता है बाल, और एक पाई जाती है सीबेसियस ग्रंथि। क्या पाई जाती है? सीबेसियस ग्रंथि। तो देखो सबसे पहले तो इन बालों का कार्य देखिए। तो हम जब श्वास लेते हैं तो वायु के साथ में धूल के कण, जलवाष्प, ये सब आ जाते हैं, जीवाणु, कीटाणु, विषाणु। तो ये बाल इनको यहीं पर रोकने का प्रयास करते हैं। अब देखो सीबेसियस ग्रंथि क्या करती है? ये पीले रंग के पदार्थ का श्रावण करती है, और वो पीले रंग का पदार्थ किससे मिलता है? क्या करता है? वो जीवाणुओं को क्या करता है? नष्ट कर देता है नाक में। समझ में आई बात? कौन करती है भाई? सीबेसियस ग्रंथि। ये सीबेसियस ग्रंथि हमारे होठों में भी पाई जाती है, और होठों में ये मोम जैसी एक संरचना बनाकर रखती है। अब देखो नाक की हड्डियां। तो देखो नाक में 3 हड्डियां होती है भाई। कितनी हड्डियां होती है? 3 हड्डियां। कौन कौन सी हड्डियां? पहली हड्डी तो है आपके पास में नेजल, दूसरी हो गई मैक्सिला, और तीसरी हड्डी हो गई आपके एथेमाइड। तो याद रखें, प्राथमिक श्वसन अंग नाक, 2 छिद्र, बाल और सीबेसियस ग्रंथि पाई जाती है। उपास्थि हाइलिन जो क्या करती है? दोनों छिद्रों को अलग रखती है। नाक में कितनी हड्डियां पाई जाती है? 3, नेजल, मैक्सिला और एथेमाइड। अब देखिए नाक बंद होने की संभावना में हम श्वास किससे लेते हैं? मुख से। तो मुख को बोला जाता है द्वितीयक श्वसन अंग। इसमें किसी भी प्रकार का वायु का फिल्टर नहीं होता, अतः हम जो मुख है, मुख से कभी भी हमें श्वास नहीं लेना चाहिए। विशेष परिस्थिति की बात अलग है। अब देखो श्वास पहुंचता है किसमें? ग्रसनी में। तो ग्रसनी क्या होती है? ग्रसनी है उभयनिष्ठ मार्ग, पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र का उभयनिष्ठ मार्ग। तो ग्रसनी के बारे में बता दूं, पाचन तंत्र व श्वसन तंत्र का उभयनिष्ठ मार्ग क्या है भाई? ग्रसनी। और ग्रसनी में जैसे ग्रसनी दो
चीजों से मिलकर बनी रहती है, जुड़ी रहती है। एक तो जुड़ी रहती है ग्रास नली से और एक जुड़ी रहती है किससे, श्वास नली से। देखिए ग्रास नली के बारे में बात करें तो ग्रास नली जो भोजन को लेकर जाती है, श्वास नली जिससे श्वसन जाता है। इसके बीच में एक पल्लेदार संरचना होती है जिसे बोलते हैं एपिलॉक्टिस। क्या बोलते हैं, एपिलॉक्टिस। ये एपिलॉक्टिस क्या करता है, जब हम भोजन करते हैं तो भोजन को श्वास नली में नहीं जाने देता, और ये एपिलॉक्टिस जब हम श्वास लेते हैं तो श्वास को ग्रास नली में नहीं जाने देता। और इस तरीके से ये किसका कार्य कर रहा है भाई, ट्रैफिक पुलिस का कार्य कर रहा है। इसलिए एपिलॉक्टिस को हमारे शरीर का क्या बोला जाता है, ट्रैफिक पुलिस। फिर उसके बाद में जो श्वास पहुंचता है वो किसमें पहुंचता है, लेरिक्स में पहुंचता है। लेरिक्स बोले तो कंठ। अब देखिए लेरिक्स क्या होता है, जिसे हम स्वर यंत्र भी बोल सकते हैं हिंदी में। लेरिक्स में 9 प्रकार की उपास्थि होती है। क्या होती है, 9 प्रकार की उपास्थियां। और इनके मध्य जो कंपन होता है, कंपनों के कारण हमारे क्या उत्पन्न होती है, ध्वनि। अब देखो जो श्वास है वो किसमें पहुंचता है, फिर श्वास नली में। श्वास नली की लंबाई कितनी होती है भाई, 5 इंच। और श्वास नली है वो सी आकार के छल्लों से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है, सी आकार के छल्लों से। और ये सी आकार के छल्ले क्या करते हैं, श्वास नली को चिपकने नहीं देते, चिपकने नहीं देते। अब देखिए, अब मैं आपको बता देता हूं। फिर श्वास नली 2 भागों में बढ़ जाती है, दाएं फेफड़े और बाएं फेफड़े। तो चलो हम फेफड़ों के बारे में हल्की सी जानकारी ले लेते हैं। फेफड़े, तो देखिए मनुष्य में फेफड़े कितने होते हैं भाई, एक जोड़ी, अर्थात 2 फेफड़े होते हैं। एक तो कौन सा फेफड़ा, दायां फेफड़ा, और एक होता है अपना बायां फेफड़ा। और बाएं फेफड़े की तुलना में दायां फेफड़ा होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। और इसके तो कितने खंड, ये कितने खंडों में विभक्त रहता है, 3 खंडों में विभक्त रहता है। और ये कितने खंडों में विभक्त रहता है भाई, 2 खंडों में विभक्त रहता है। फेफड़ों का रंग मैं आपको बता दूं, फेफड़ों का रंग होता है हल्का गुलाबी। कैसा रंग होता है, हल्का गुलाबी रंग होता है। और ये स्पंजी होते हैं। कैसे होते हैं, स्पंजी होते हैं और हल्के होते हैं। अब देखिए पुरुषों के फेफड़े, पुरुषों के फेफड़े भारी होते हैं। पुरुषों के फेफड़े भारी होते हैं किसकी तुलना में, स्त्रियों के फेफड़ों की तुलना में। फेफड़ों के बाद में हम बात करते हैं कि श्वसनिका है। ये देखो आगे चलते जाते हैं जैसे ही, तो श्वास नली 2 भागों में बढ़ गई, प्राथमिक श्वसनी, द्वितीयक श्वसनी, फिर श्वसनिका। और श्वसनिका के बाद में गुब्बारे जैसी संरचना होती है जिसको बोलते हैं अपन क्या, कुपिका। तो देखो कुपिका क्या करती है, गैस का आदान प्रदान, वायु का आदान प्रदान कहाँ होता है, अपने कुपिका में होता है। इससे पहले मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बता दूं कि रक्त का शुद्धिकरण, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, तो रक्त का शुद्धिकरण होता है फेफड़ों में। कहाँ होता है भी, फेफड़ों में। यहां से रक्त का क्या होता है, शुद्धिकरण होता है। कुपिका, कुपिका एक गुब्बारे जैसी संरचना होती है। कैसी संरचना होती है, गुब्बारे जैसी संरचना। अब देखिए इस गुब्बारे जैसी संरचना में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, आदान प्रदान। अब देखिए मैं आपको बता देता हूं, इसमें कुपिका में एक वर्णक पाया जाता है, एक प्रोटीन पाया जाता है। रक्त में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम है क्या, हीमोग्लोबिन। क्या नाम है, हीमोग्लोबिन। इसे बोलते हैं अपन HB, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन क्या करता है भाई, हीमोग्लोबिन का रंग होता है बैंगनी। कैसे रंग का होता है ये, बैंगनी रंग का होता है। हीमोग्लोबिन कौन से रंग का होता है भाई, बैंगनी रंग का होता है। लेकिन इसमें 2 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। ये एक प्रकार का प्रोटीन है और इसमें 2 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। इसमें 2 प्रकार के जो प्रोटीन पाए जाते हैं वो हो गए हिमेटीन और ग्लोबिन। सामान्य सी जैसे कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है, तो हम क्या कर देते हैं, लाल ना। रक्त का रंग लाल होता है, लेकिन हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है भाई,
बैंगनी। अब देखिए इसमें दो प्रकार के प्रोटीन होते हैं, एक तो हिमेटिन और एक हो गया ग्लोबिन। अब देखो जब ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, इसमें एक तत्व पाया जाता है जिस तत्व को बोलते हैं लोह तत्व। क्या पाया जाता है, लोह तत्व। और ये लोह तत्व क्या करता है, लोह तत्व जो है वो क्या कर देता है, अपने साथ में ऑक्सीजन को जोड़ लेता है। अपने साथ में किसको जोड़ लेता है, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को जोड़ लेता है तो हीमोग्लोबिन अब किसमें बदल गया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन में। किसमें, ऑक्सी हीमोग्लोबिन में। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का रंग होता है, वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का रंग क्या होता है, चमकदार लाल। कैसा होता है, चमकदार लाल। तो कंपटीशन के लिए दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का है प्रोटीन, हीमोग्लोबिन का रंग होता है क्या, बैंगनी। हीमोग्लोबिन में कितने प्रोटीन पाए जाते हैं, तो दो प्रकार के, हिमेटिन और ग्लोबिन। और इसमें एक तत्व पाया जाता है या खनिज पाया जाता है, वो कौन सा पाया जाता है, लोहा, जिसमें ऑक्सीजन को जोड़ने की क्षमता होती है। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है, चमकदार लाल। अब देखिए बहुत सी बार कंपटीशन क्लास में क्वेश्चन आता है कि त्वचा से कौन सा जीव है वो श्वसन करता है। तो एक तो करता है केचुआ और एक करता है जोंक। ये क्या करता है भाई, त्वचा से श्वसन करता है। अब देखो गिल या फेफड़े, गिल या गलफड़े, गिल या गलफड़े, और एक पाए जाते हैं क्लोम। तो ये किसमें पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं जलीय जीव में। किसमें पाए जाते हैं, जलीय जीवों में, जैसे हो गई अपनी मछली। अब अगली अपन बात करते हैं स्तनधारी। तो स्तनधारी कौन से अंगों द्वारा श्वसन करते हैं, तो स्तनधारी भैया श्वसन करते हैं फेफड़ों से। किससे करते हैं, फेफड़ों से। अब देखो श्वसन के प्रकार पढ़ेंगे, वायवीय श्वसन और कौन सा श्वसन है, अवायवीय श्वसन। तो देखिए वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। तो देखो वायवीय और हो गया अवायवीय, वह श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसे क्या बोलते हैं अपन, वायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन के अभाव में या होता है ऑक्सीजन की कमी में। अब देखिए सबसे पहले यीस्ट में श्वसन, सबसे पहले किसमें देखेंगे, यीस्ट में श्वसन। तो देखो यीस्ट किस प्रकार से श्वसन करता है, तो अपने C6H12O6 मैंने बताया था कि सभी सजीव है वो भोजन को किस रूप में बदल देते हैं, ग्लूकोज में। ये क्या करता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन करता है। और ये इसको किसमें बदल देता है भाई, ये बदल देता है C2H5OH ग्लूकोज, और किसमें बदल देता है, जल में बदल देता है, सॉरी ग्लूकोज नहीं, एथेनॉल। किसमें बदल देता है, एथेनॉल। आपने देखा होगा पुराने लोग जो शराब बनाते थे तो वो बबूल की छाल से बनाते थे, और बबूल की छाल में कौन सा जीव पाया जाता, अपना यीस्ट पाया जाता है, और जिसके कारण किसका निर्माण होता, एथेनॉल का निर्माण होता। अब अपन बात करते हैं दूसरी, मनुष्य या मानव श्वसन अभिक्रिया। मानव श्वसन अभिक्रिया, तो देखो मानव श्वसन कैसे करते हैं, मनुष्य C6H12O6 प्लस किसकी उपस्थिति में भी, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ये बदल देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड H2O जल, और किसमें एटीपी के रूप में ऊर्जा, एटीपी के रूप में ऊर्जा। और यहां से मैं आपको देखो बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर कर देता हूं। ये तो भोजन से, ग्लूकोज तो कहां से रहता है, भोजन से, ये वायु से मिलती है, और ये अपने पास में कार्बन डाइऑक्साइड हम निकाल देते हैं किसके द्वारा, बाह्य श्वसन में निकाल देते हैं, बाह्य श्वसन, जब हम श्वसन को बाहर निकालते हैं तब। और ये जो जल है वो हम किसके रूप में निकालते हैं, पसीने के रूप में। और ये एटीपी है वो ऊर्जा मुद्रा है, और एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट। अब देखो हमारे शरीर में एक कोशिकीय श्वसन और होता है, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। देखिए कोशिकीय श्वसन के बारे में बात करते हैं। तो देखो कोशिका में जो ग्लूकोज है C6H12O6 यह बदल जाता है पाइरूवेट में, और या फिर कोशिकीय श्वसन। तो कोशिका में ये जो श्वसन होता है वो ऑक्सीजन की कमी में होता है, और ऑक्सीजन की कमी के कारण ये किसमें बदल जाता है, लैक्टिक एसिड में, किसमें, लैक्टिक अम्ल में, और वही अपने पास में बन जाता है H2O जल, और क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, H2O।
अब बात करते हैं लैक्टिक एसिड। जैसे अपन 2 4 5 किलोमीटर चलते हैं या व्यायाम करते हैं और व्यायाम करने के बाद में हमारे सूजन आ जाती है हाथ पांव में, या फिर हम बोलते हैं कि भाई दर्द होने लगता है, तो वो दर्द किसके कारण होने लगता है? लैक्टिक एसिड के कारण दर्द होने लगता है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि लैक्टिक एसिड का प्रभाव कैसे कम होगा? जब हम इसको क्या करेंगे, गर्म पानी से, गुनगुने पानी से धोते हैं, नमक के पानी से धोते हैं, तो नमक क्षारक होता है, तो ये लैक्टिक एसिड के प्रभाव को क्या कर देता है? कम कर देता है। तो ये विभिन्न प्रकार की रासायनिक अपने पास में अभिक्रियाएं थी। अब देखिए हम बात करने वाले हैं श्वसन दर के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं? श्वसन दर। तो देखिए श्वसन दर एक जो सामान्य जो व्यक्ति होता है, सामान्य वयस्क व्यक्ति 1 मिनट में 14 से 16 बार प्रति मिनट क्या करता है भाई? श्वसन करता है। और नवजात शिशु है उसको ज्यादा जरूरत होती है ऊर्जा की, तो नवजात शिशु है वो कितनी बार श्वसन करता है भाई? 45 बार श्वसन करता है प्रति मिनट। अब देखिए मैं अगला आपको बता देता हूं, जब हम नींद लेते हैं तो नींद लेते समय हमारी श्वसन दर कम हो जाती है और हम कितनी बार श्वसन करते हैं भाई? 10 बार श्वसन करते हैं 1 मिनट में। और अगला, अगर अपन व्यायाम करें तो व्यायाम करते समय अपनी श्वसन दर होती है, वो होती है 25 बार प्रति मिनट। तो ये भी बहुत सी बार कंपटीशन क्लासों में आए हुए क्वेश्चन है। हम प्रश्नोत्तरी देखेंगे तो इनकी और चर्चा करेंगे। अब देखिए हम श्वसन में कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन। तो श्वसन में सजीव के बारे में मैं लिख दूं, सजीव श्वसन में ऑक्सीजन गैस लेते हैं। तो देखो सजीवों में पेड़ पौधे भी आता है। मैं आपका कंफ्यूजन दूर कर दूं, पेड़ पौधे भोजन बनाने में कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, जबकि श्वसन करने में कौन सी गैस लेते हैं? वो भी ऑक्सीजन गैस ही लेते हैं। और रात्रि में हमें पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि रात्रि में प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होती, अर्थात पेड़ पौधे भोजन नहीं बनाते, जबकि पेड़ पौधे कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन गैस लेते हैं। और ऑक्सीजन गैस लेते हैं तो छोड़ती कौन से है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, जो हमारे लिए क्या है? हानिकारक है। इसलिए रात्रि के समय घने पेड़ों के नीचे हमें नहीं सोना चाहिए। अब मैं आपको बता देता हूं वायु क्या है? एक मिश्रण है। अब देखिए तो वायु में नाइट्रोजन होती है भाई 78%, ऑक्सीजन होती है 21% और कार्बन डाइऑक्साइड होती है अपने कितनी प्रतिशत है? 0.03%। तो बहुत सी बार यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि वायु में नाइट्रोजन की मात्रा है 78, ऑक्सीजन की 21 और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है 0.03%। अब देखो जब हम अंतः श्वसन करते हैं, अर्थात श्वास को अंदर लेते हैं, तो अंतः श्वसन के रूप में 78%, 21% और 0.03% हमारे शरीर में क्या जाती है? ऑक्सीजन है, सॉरी ये सारी की सारी गैसें जाती है। और जब हम श्वास को छोड़ते हैं बाह्य श्वसन में, तो बाह्य श्वसन में जो नाइट्रोजन आती है वो तो 78% आती है, लेकिन ऑक्सीजन है वो क्या कर देती है? ग्लूकोज का विखंडन करती है और यहाँ 4% ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और यहाँ से आपके पास में 16% ऑक्सीजन बाहर निकलती है और यहाँ 0.03% जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी जगह कितने % कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है भाई? 4% कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो श्वसन के क्लास में आज हम इतना ही पढ़ेंगे। कल हम श्वसन प्रश्नोत्तरी और बाकी जो बच गई वो बातें कल पढ़ेंगे।